आज हमने फायर सेफ्टी पे एक मॉक ड्रिल किया था अपने स्टाफ का। और इसका पर्पस ये था कि हमें रेगुलरली साल में कम से कम एक बार जो है इस तरह का मॉक ड्रिल जो है वो करवाना ही होता है, क्योंकि एज यू नो कि हॉस्पिटल जो है वहाँ पर बाकी दफ्तरों से थोड़े से अलग होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि 9 to 5 ही लोग रहेंगे। हमारी इस बिल्डिंग में 24 घंटे मरीज भी रहते हैं, हमारे लोग भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं। और किसी भी अन्य जगह की तरह हमें भी खतरा रहता है कि कभी अगर अस्पताल में अगर फायर का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्टाफ जाने कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो किस तरह से स्वयं को बचाना है, किस तरह से इस बिल्डिंग को बचाना है। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कीमती उपकरण भी रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि हमारे यहाँ जो मरीज़ होंगे उनको बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो अगर कभी भगवान ना करे इस तरह की दुर्घटना होती है तो आम तौर पे लोग जो हैं वो जानते नहीं क्या करना है, पैनिक मोड में चले जाते हैं, और उस अफरा-तफरी में जितना नुकसान नहीं भी होना उससे भी ज़्यादा कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो मॉक ड्रिल थी ये करवाना ज़रूरी रहता है, और समय-समय पर हम इसलिए करवाते रहते हैं इसको क्योंकि जैसे इस समय जितना स्टाफ हमारे पास है, हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, लोग चले जाते हैं जो ट्रेंड होते हैं, नए लोग जॉइन करते हैं, तो इसको रेगुलरली कराना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। मैम, आज यहाँ फायर डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट दोनों ही डिपार्टमेंट्स का एक समन्वय बना जिसमें जी। मॉक हुई। तो अगर बात की जाए तो किस परिप्रेक्ष्य में डिपार्टमेंट्स को फायदा होगा या स्टाफ को क्या क्या एक्नॉलेजमेंट होगी आज के समय जी, जी, बिल्कुल। अम ऐसा होता है कि अगर सपोज़ इस तरह की घटना होती है तो हम किसी दूसरी एजेंसी पे निर्भर नहीं कर सकते कि सपोज़ मेरे इस बिल्डिंग में या कल को कहीं मेरे घर में आग लगती है, तो अगर मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊँ और उस पे निर्भर रहूँ तब तक तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा अपना स्टाफ है, हमारा सिक्योरिटी वर्कर हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, सबको कम से कम हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो हमारे फायर सेफ्टी ऑफिसर थे जिनके सहायता से हम इस मॉक ड्रिल को कर पाए, उन्होंने साथ में ट्रेन करते हुए हमें ये भी बताया कितने प्रकार के हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और सबका अलग-अलग क्या रोल होता है, किस-किस तरह की आग पे कौन-कौन सा एक्सटिंग्विशर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे समझ से ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि जिस समय अगर आग लग ही जाती है तो हम कोई गलत उपकरण ना इस्तेमाल कर लें। सही तरह से उसको किस तरह से कंटेन करना है, किस तरह से रोकना है, जब लगती है वहीं पे अगर जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, जिस जगह पर आग लगी, बजाए उसके कि यहाँ-वहाँ सहायता के लिए भागे, अगर वो शुरुआत अपने फायर एक्सटिंग्विशर से वहीं करें तो जहाँ लगी वहीं ख़त्म हो सकती है। तो ये चीज़ जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, इसके साथ ही बीते दिन एक एडवाइजरी भी जारी करी है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके क्या दिशा निर्देश हैं कोरोना को लेकर वो एडवाइजरी जारी की गई है तो क्या कहना जी, चाहेंगे? जी। हाँ जी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमें भी अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से भी पता चलता है कि इन दिनों कोविड के कुछ केसेज़ जो हैं वो दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। तो उसके रहते जो है एडवाइज़री जो है हमें अपनी हिमाचल सरकार से प्राप्त हुई है, और अभी हमें यही कहा गया है कि जो हम लोग जनरल प्रिकॉशंस हम फिर से लेना शुरू कर दें। जैसे कि अस्पताल में क्योंकि तरह-तरह की बीमारियों से लोग आते हैं, तो ज़रूरी है उनके लिए कि वो अस्पताल में आएँ, वो मास्क पहने, स्टाफ भी मास्क पहने। इसके साथ ही ये भी है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो तरह-तरह की अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं कैंसर पीड़ित हैं, तो ये वल्नरेबल लोग जो हैं ये जब भी क्राउडेड जगह पे जाएँ या अस्पताल में इनको जाना पड़े तो मास्क पहनें। इसके अलावा जैसे हम पहले किया करते थे कि डिस्टेंस मेंटेन करें, बहुत क्राउडेड जगहों पे ना जाएँ। अगर किसी को खाँसी-जुकाम के लक्षण हैं, तो वो खुद भी मास्क पहने और उनके आस-पास उनके संपर्क में आने वाले लोग जो हैं वो भी मास्क पहने। हाथ धोने के ऊपर विशेष जो है वो स्ट्रेस हम देते रहे हैं हमेशा से कि जब भी आपने बार-बार हाथ धोएँ, किसी भी इन्फेक्टेड जगह को अगर हाथ लगा लेते हैं, अस्पताल में भी किसी चीज़ को छुआ है, तो जाकर के अपने अच्छे से हाथ धोएँ, जिसके 6 स्टेप्स जो हैं बताए जाते हैं।
और सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, अगर हाथ धोने के लिए जगह उनको उस वक़्त नहीं मिलती, सैनिटाइज़र साथ में रखें। तो कुल मिलाकर के सब वही प्रिकॉशंस जो हम कोविड के समय में किया करते थे, वो एडवाइज़री उसके बारे में जो है जारी की गई है। मैम कई बार देखा जाता है ऐसी एडवाइजरी के बाद लोग पैनिक करने लगते हैं, कहीं ना कहीं अनअवेयरनेस होती है इनमें, जी। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? इस तरह का अभी पैनिक का उस तरह की स्थिति अभी नहीं उत्पन्न हुई है और मैं बहुत होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि हमारे प्रदेश में जब कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करी गई थी तो हर जगह 90% से तो ज़्यादा ही लोग वैक्सीनेट हुए थे। कम से कम 2 डोजेज़ जो बेसिक थी, वो तकरीबन सभी लोगों ने ले रखी हैं। तो इस बार जो है भगवान की दया से ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें जिसको कहते हैं कॉट अनअवेयर्स कि हमें मालूम नहीं है और किस चीज़ को फेस करने जा रहे हैं, वो वाली स्थिति नहीं है। हम सब जानते हैं कि कोविड को फैलने के लिए कुछ एक फैक्टर्स के ऊपर वो निर्भर करता है। एक वल्नरेबिलिटी है, जैसे अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें चांसेस होते हैं कि शायद वो इन्फेक्शन को पकड़ लें और उसके अलावा क्राउडेड जगहों में जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि खांसी जुकाम वाला इंसान है, उससे दूर अगर आप नहीं रह रहे हैं, अगर उसके संपर्क में आने के बाद अगर आप हाथ नहीं धो रहे हैं, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनमें अगर हम प्रॉपर प्रिवेंशंस लेंगे तो कोविड को शायद इस बार पनपने का वो वाला मौका नहीं मिलेगा।